आज हमें पढ़ना है कि विजयनगर एम्पायर में वाटर रिसोर्सेज कैसी अवेलेबल थी। तो टॉपिक 3.1 वाटर रिसोर्सेज देखते हैं। जिस लोकेशन पे विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश करी गई उसकी सबसे स्ट्राइकिंग फीचर, सबसे अनोखी फीचर ये है कि यहाँ एक नेचुरल बेसिन बनती है तुंगभद्रा रिवर की। यानी तुंगभद्रा रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज जितनी भी हैं वो सब एक नेचुरल बेसिन फॉर्म करती है। यानी वाटर रिसोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स रिवर्स हो गई। आप जानते हैं कि कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर, इन दोनों के बीच में विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश होती है। यानी वाटर के लिए सबसे बढ़िया सोर्स ये दोनों रिवर्स हो जाएंगी, जिसमें स्पेशली तुंगभद्रा रिवर के द्वारा जो नेचुरल बेसिन बनाई गई है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इट फ्लोज इन नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन। यानी ये जो नदी है तुंगभद्रा, ये उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। एंड ग्रेनाइट हिल्स सराउंडेड द सिटी। इस शहर के चारों तरफ से ग्रेनाइट के पहाड़ हैं। एंड मेनी स्ट्रीम्स फ्लो डाउन टू द रिवर फ्रॉम दीज माउंटेन्स। जो चारों तरफ से ये शहर पहाड़ों से घिरा हुआ है, इन पहाड़ों से बहुत सारे झरने, बहुत सारे स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं। बहुत सारी धाराएं नदी में जाकर के मिलती हैं जो ये माउंटेन्स से निकल रही हैं। एंड एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ट अलोंग स्ट्रीम्स टू क्रिएट रिजर्वॉयर्स। यानी जलाशय बनाने के लिए या पानी को संरक्षित करने के लिए एम्बैंकमेंट्स कर दी जाती है इन्हीं स्ट्रीम्स के आसपास। एम्बैंकमेंट का अर्थ होता है बांध बनाना। तो बांध बना करके इन स्ट्रीम्स को स्टोर किया जाता है। एंड सिंस दिस लोकेशन, दिस प्लेस लाइज इन एरिड जोन, तो अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग रेन वाटर वॉज नीडेड। एंड दैट्स वाई such kind of tank, a Kamalapuram tank was built in 15th century. 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशन एरिड जोन में लाई करती है। एरिड जोन का मतलब क्या है? ड्राई लैंड्स। यानी रेन वाटर को स्टोर करना या स्टोर करने के लिए अरेंजमेंट्स करना, दैट वाज नीडेड। इसकी जरूरत थी, इसकी आवश्यकता थी। इसलिए यहां पर 15वीं शताब्दी में एक टैंक बनवाई जाती है, कमलापुरम टैंक। तो 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि रेन वाटर को स्टोर करने के लिए कौन सा टैंक बनवाया गया था? तो इट वाज कमलापुरम टैंक। एंड वाटर फ्रॉम दिस कमलापुरम टैंक वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड कंडक्टेड थ्रू चैनल टू रॉयल सेंटर। इस कमलापुरम टैंक से जो पानी निकलती है उसको इरिगेशन पर्पस यानी सिंचाई के लिए यूज करी जाती है। एंड इट इज कंडक्टेड थ्रू चैनल टू रॉयल सेंटर। यानी रॉयल सेंटर तक पानी भेजने का काम इसी कमलापुरम टैंक से होती है। तो यहां से भी आपके पॉइंट्स बन के आ रहे हैं कि रॉयल सेंटर में कौन से टैंक से वाटर सप्लाई होती है? तो इट वाज कमलापुरम टैंक। एंड अनदर हीरिया कैनल ड्रू वाटर फ्रॉम टैंक अक्रॉस तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर के आसपास जो भी टैंक बनाए गए हैं, जो भी रिजर्वायर्स बनाए गए हैं, उससे जो पानी निकलती है वो किस कैनल के थ्रू शहरों तक लाई जा रही है? तो हीरिया कैनल के थ्रू। एंड दिस हीरिया कैनल इरिगेटेड वैली सेपरेटिंग सेक्रेड सेंटर एंड अर्बन कोर। यानी सेक्रेड सेंटर और अर्बन कोर के बीच में जो वैली है, उस जगह पे इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी हीरिया कैनल से वहां पहुंचती है। तो 1 मार्क्स के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से आते हैं। अब बात करते हैं फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स की। इसमें सबसे पहला हमारा जिक्र होगा फोर्टिफिकेशन पे, किलेबंदी के ऊपर। तो हम देखते हैं कि किलेबंदी कैसी थी। तो द सिटी वॉज इनक्लोज्ड बाय ग्रेट फोर्ट्रेस वॉल। विजयनगर एम्पायर के चारों तरफ से बहुत ही ह्यूज फोर्ट्रेस वॉल बनाई गई थी। किलेबंदी इनकी बहुत बेहतरीन थी। एंड अब्दुल रजाक, हु वाज एन एम्बेसडर ऑफ पर्सिया, हु केम टू विजयनगर एम्पायर इन 15th सेंचुरी, was greatly impressed by this fortification. आपने थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स में पढ़ा है कि अब्दुल रजाक समरकंडी साउथ इंडिया में आते हैं। तो वो पर्सिया के एम्बेसडर थे और 15th सेंचुरी में ये साउथ इंडिया का भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं। उन्होंने जब इस फोर्टिफिकेशन को देखा तो वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो गए, काफी ज्यादा प्रभावित हो गए। एंड ही मेंशन्ड 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स इनसर्कल्ड सिटीज, एग्रीकल्चरल एरियाज एंड फॉरेस्ट ऑल्सो। उन्होंने ये चीज मेंशन की है अपने ट्रेवलॉग में कि विजयनगर एम्पायर में फोर्ट्स की 7 लाइनें चला करती हैं
इससे शहरों को, एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स को और इवन फॉरेस्ट को भी इन इनक्लोज्ड फोर्टिफिकेशन में रखा गया। एंड द आउटर मोस्ट वॉल लिंक्ड द हिल्स सराउंडिंग द सिटीज। आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि इस शहर के चारों तरफ से ग्रेनाइट हिल्स या माउंटेन्स हैं। तो जो सबसे बाहरी दीवार है, जो सबसे बाहरी किला है, फोर्ट है, ये इन हिल्स से मिलती है, यानी हिल्स के किनारे पर फोर्ट की पहली लाइन है। एंड इट इज अ मैसिव मेसनरी कंस्ट्रक्शन, स्लाइटली टेपर्ड। ये बहुत ही ह्यूज एक मेसनरी कंस्ट्रक्शन है। मैसोनरी का मतलब होता है राजमिस्त्री वाला कार्य, जिसको चिनाई भी कहते हैं। तो ये काफी विशाल चिनाई निर्माण है जो कि स्लाइटली टेपर्ड है, एक तरफ से पतला है। यदि इसके आकृति को बनाई जाए तो साइड व्यू कुछ ऐसा रहता होगा, यानी नीचे से थोड़ी सी चौड़ाई ज्यादा होगी और ऊपर में थोड़ा सा पतला होगा। तो दिस मैसिव मिशनरी कंस्ट्रक्शन वाज स्लाइटली टेपर्ड एंड नो मोटार और सीमेंट वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट देम। उनको बनाने के लिए कोई मोटार, कोई मसाला या सीमेंट यूज नहीं किया गया। वेज शेप्ड स्टोन ब्लॉक्स आर यूज्ड टू हेल्ड देम टुगेदर। इसको बनाने में वेज शेप्ड, यानी वेज का मतलब क्या होता है? कील के आकार का। तो कील के आकार के स्टोन ब्लॉक्स को यूज किया गया है और ये स्टोन ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं या एक दूसरे में फंस जाते हैं। तो इस तरीके से इस वॉल को बनाया गया है। द इनर पोर्शन ऑफ द वॉल इज अर्थ पैक्ड विथ रबल। ये जो रीजन है, ये जो इनर पोर्शन ऑफ द वॉल है, इसमें मिट्टी भरी गई है और मिट्टी के साथ मलबों को, रबल को मिला दिया गया है। एंड स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेसन्स आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। इसके ऊपर स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ऊपर में ऐसे करके गढ़ बनाया गया है, एक बेसन बनाई गई है। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में ये बेसन है। आप देखते होंगे ऐसे मूवीज में, आपने देखी होगी कि जो किले होते हैं उसके ऊपर चलने के लिए एक बेसन बनाई जाती है, एक गढ़ जैसा बनाया जाता है। विजयनगर एम्पायर के जो किले थे उसमें भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया गया था। इट ऑल्सो इंक्लूडेड एग्रीकल्चरल ट्रैक्स। ये जो बाहरी फोर्ट थी, इसी बाहरी फोर्ट के अंतर्गत एग्रीकल्चरल ट्रैक्स को भी रखा गया था, यानी कि खेतों को भी इस फोर्टिफिकेशन के भीतर रखा गया था। तो यहां से दो पॉइंट्स क्लियर होती हैं। पहला कि फोर्टिफिकेशन कैसी थी, और दूसरा जो फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्ट है वो क्या थी, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें थी। यदि केवल फोर्ट के बनने को लेकर के सवाल आते हैं तो आप बताओगे कि 7 लाइन है फोर्ट्स की, जैसा कि अब्दुल रजाक समरकंडी बताता है। उस फोर्ट के अंदर सिटीज, एग्रीकल्चरल एरियाज और फॉरेस्ट सभी को इंक्लूड कर दिया गया है। उन सभी को फोर्टिफिकेशन के अंदर रखा गया है। दूसरा पॉइंट आप देंगे कि ये काफी ज्यादा मैसिव मशीनरी कंस्ट्रक्शन है एंड इट इज स्लाइटली टेपर्ड, वो एक तरफ से पतला है। तीसरे पॉइंट में आप दोगे कि नो मोटार और सीमेंट वाज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज फोर्ट्स एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाट वाज यूज्ड। तो वेज शेप्ड स्टोन ब्लॉक्स वर यूज्ड व्हिच हेल्ड देम टुगेदर। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में हम देंगे कि जो इनर पोर्शन ऑफ वॉल थी, जो इन दीवारों के बीच का हिस्सा था, उसमें मिट्टी भरी गई थी और मिट्टी के साथ रबल को मिलाया गया था, मलबों को, पत्थर के टुकड़ों को मिलाया गया था। और लास्ट में आप लिखेंगे कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बेसन्स भी बनाई गई थी जो कि बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड थी। तो केवल फोर्टिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा कि फोर्टिफिकेशन कैसी थी, तो ये पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्ट को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और बाकी जो नीचे में हम पॉइंट्स पढ़ेंगे अदर लाइन ऑफ फोर्ट्स, उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो फोर्टिफिकेशन के ऊपर आपका आराम से 8 से 9 पॉइंट्स तैयार हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि एग्रीकल्चरल ट्रैक्स वर आल्सो इंक्लूडेड विद इन द इंक्लोज्ड एरिया विद इन द फोर्टिफिकेशन। तो आखिर ऐसा क्यों? एग्रीकल्चरल फील्ड्स को फोर्टिफिकेशन में रखने का क्या लॉजिक था? तो ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। इसको 3 मार्क्स के लिए ही आप प्रिपेयर कीजिए कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिडिवल सीजेस इज टू स्टाप द डिफेंडर्स इनटू सबमिशन। यानी मिडिवल पीरियड में जो सीजेज हुआ करती थी, जो घेरेबंदी हुआ करती थी,
उसकी मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होती थी? उसकी ऑब्जेक्टिव होती थी कि जो डिफेंडर्स हैं, जो उस किले की रक्षा कर रहे हैं, उनको भूखा रखा जाए, उनको स्टारवेशन में रखा जाए, ताकि वो सबमिशन कर दें, ताकि वो समर्पण कर दें। यानी घेरेबंदी ऐसी करी जाती थी ताकि बाहर से उनका सारा कनेक्शन समाप्त हो जाए। एंड दीज सीजेस कुड लास्ट फॉर सेवरल मंथ्स और ईयर्स। कई महीनों तक, कई साल तक इन घेरेबंदी को बनाए रखा जाता था। अब सिंपल सी बात है, बाहर की दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं है। एग्रीकल्चरल फील्ड्स, फोर्ट के यदि बाहर रखा जाएगा तो उन खेतों में वो काम नहीं कर पाएंगे, और चूंकि खेतों में काम नहीं हो पाएगी तो ऐसे सिचुएशन में उन तक अनाज नहीं पहुंच सकती है। इट मीन्स कि घेरेबंदी इस तरीके से करी जाती थी कि उनका बाहरी कांटेक्ट रुका, और रुकने की वजह से उन तक खाने की जो आपूर्ति थी वो रुक जाती थी। और इस तरीके से जब भूख से डिफेंडर्स बेहाल हो जाते थे तो वो अपने आप समर्पण कर देते थे। तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज मिडीवल पीरियड में यूज करी जाती थी इन ऑर्डर टू विन एनी फोर्ट। So rulers tried to be prepared for such situations by building granaries within fort. यानी रूलर्स क्या करते थे, ऐसी सिचुएशन ना आए कि वो भूख के कारण समर्पण कर दें, इसलिए वो ग्रेनरीज को फोर्टिफिकेशन के अंदर रखते थे, अपने किले में ही बनाते थे। ग्रेनरीज का मतलब होता है अनाज का भंडार। तो रूलर्स अपने अनाज का भंडार अपने फोर्ट के भीतर रख रहे हैं, तो विजयनगर रूलर्स इन्होंने इसी स्ट्रैटेजी को अपनाया। उन्होंने अनाज के भंडार को नहीं, पूरे के पूरे एग्रीकल्चरल फील्ड को ही फोर्टिफिकेशन के अंदर बना दिया। तो वाई एग्रीकल्चरल फील्ड्स वर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया, तो इसका आंसर आप आसानी से लिख लोगे। तो आपने अभी फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्ट पढ़ी थी कि इसके अंतर्गत एग्रीकल्चरल फील्ड्स आते थे, इसके अंतर्गत सिटीज, फॉरेस्ट, सारी चीजें इसी फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्ट के भीतर रखी गई थी। अब देखते हैं अदर लाइंस ऑफ फोर्ट, जो बाकी लाइन थी फोर्टिफिकेशन की, उसके अंतर्गत क्या था। तो पहली लाइन सिटी के सबसे बाहरी हिस्से में जो हिल है, माउंटेन है, उससे मिलती हुई बनाई गई थी। एंड द सेकेंड लाइन ऑफ फोर्ट वेंट अराउंड द इनर कोर ऑफ अर्बन कॉम्प्लेक्स। यानी फोर्टिफिकेशन की, इस किलेबंदी की जो दूसरी लाइन है, वो शहरी परिसर के भीतर वाले भाग में चारों तरफ से घूमती थी। तो फर्स्ट फोर्ट पूरे शहर को घेरे हुए था, जिसमें एग्रीकल्चरल ट्रैक्स थे, फॉरेस्ट थे, जबकि दूसरी लाइन अर्बन कॉम्प्लेक्स के शहरी परिसर के इनर कोर को चारों तरफ से घेरे हुए थी। एंड द थर्ड लाइन ऑफ फोर्ट सराउंडेड द रॉयल सेंटर। जो तीसरी लाइन थी फोर्टिफिकेशन की, किलेबंदी की, वो रॉयल सेंटर के चारों तरफ घूमती थी। एंड ईच सेट ऑफ मेजर बिल्डिंग वाज सराउंडेड बाय इट्स ओन वॉल। यानी जितने भी वहां पे महत्वपूर्ण इमारतें थी, महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स थी, उनका अपना एक वॉल हुआ करता था, उनका अपना एक किला हुआ करता था। तो इसी प्रकार सेवन लाइन ऑफ फोर्ट्स पूरे विजयनगर एम्पायर में पाई जाती है। अब अगला देखते हैं गेटवेज ऑफ फोर्ट। ये जो फोर्ट थे, ये जो किले थे, उनके गेटवेज कैसे बनते थे। तो फोर्ट वाज इंटर्ड थ्रू वेल गार्डेड गेट्स। यानी किले में अच्छी तरह से संरक्षित द्वारों से, गेटवेज से इंटर किया जाता था, इन फोर्ट्स में प्रवेश किया जाता था। एंड गेटवेज ऑफन डिफाइंड द स्ट्रक्चर टू विच दे रेगुलेटेड एक्सेस। यानी ये जो गेटवेज थे, ये अक्सर उस स्ट्रक्चर को, उस संरचना को परिभाषित करते थे, डिफाइन करते थे, जहां तक के पहुंच को वो नियंत्रित करते थे। यानी इन गेटवेज से जिस स्ट्रक्चर तक पहुंचा जा सकता था, उन स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर रही थी ये गेटवेज। एन आर्क एंड डोम ओवर गेट्स वर टिपिकल फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय तुर्किश सुल्तान। यानी आर्क और डोम जो गेटवेज पे बनाई गई थी, वो कैसे थी। तो गेटवेज में आप देखते होंगे कि ऐसे एक आर्क बनाई गई और इसके ऊपर एक गुंबद का निर्माण किया गया। ये ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझना है। ऐसे एक डोम का निर्माण किया गया। तो दिस वाज टिपिकल फीचर ऑफ आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय तुर्किश सुल्तान। ये तुर्किश सुल्तान के द्वारा शुरू की गई जो वास्तुकला थी, उसकी एक विशिष्ट विशेषता थी। तुर्किश सुल्तान के द्वारा ही ऐसे गेटवेज बनाए जाते थे। एंड दैट्स वाई
आर्ट हिस्टोरियंस डिफाइन इट इंडो इस्लामिक स्टाइल, यानी आर्ट हिस्टोरियंस ने इस आर्किटेक्चर को इंडो इस्लामिक स्टाइल का बताया। उन्होंने बताया कि ये इंडो इस्लामिक शैली में बनाई गई हैं। तो गेटवेज ऑफ फोर्ट, अदर लाइंस ऑफ फोर्ट, फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्ट या फोर्टिफिकेशन का स्ट्रक्चर, इतने सारे आपके पास सब पॉइंट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं फोर्टिफिकेशन इन द विजयनगर को एक्सप्लेन करने के लिए। अब चूंकि टॉपिक में फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स थी, तो अब हम चर्चा करेंगे कि रोड्स कैसी थी। रोड्स वेर आइडेंटिफाइड बाय ट्रेसिंग पाथ्स थ्रू गेटवेज एज वेल एज बाय फाइंड्स ऑफ पेवमेंट्स। रोड्स का कैसे पता लगाया गया? तो जो गेटवेज हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्ट्रक्चर तक पहुंचती होंगी, तो उन गेटवेज से निकलने वाले रास्ते को ट्रेस कर लिया गया और उससे पता चल गया कि ये रोड्स थी। या फिर रोड्स पे जो पेवमेंट की जाती है, रोड्स के ऊपर जो पत्थरों को लगाया जाता है, वैसी पेवमेंट्स वहां मिली हैं। तो जहां पेवमेंट्स मिली हैं उनको कह दिया गया कि ये रोड्स होंगी। तो रोड्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे हो रहा है? बाय ट्रेसिंग द पाथ्स थ्रू गेटवेज एंड एज वेल एज बाय फाइंड्स ऑफ पेवमेंट्स। एंड रोड्स दे जनरली wound around through valleys avoiding rocky terrain, यानी जो सड़कें थीं वो आमतौर पर जो चट्टानी इलाके थे उनसे बचते हुए घाटियों से होकर के गुजरती थी। इंपॉर्टेंट रोड्स एक्सटेंडेड फ्रॉम टेम्पल गेटवेज एंड वेयर लाइंड बाई बाजार्स। जो महत्वपूर्ण रास्ते थे वो टेम्पल के गेटवे से होकर के निकलते थे और उनके दोनों तरफ बाजार लगा करते थे। यानी रोड्स को लेकर के आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। पहला, रोड का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? बाय ट्रेसिंग पाथ्स थ्रू गेटवेज एज वेल एज बाय फाइंड्स ऑफ पेवमेंट्स। दूसरा, कि रोड्स कैसे गुजरती हैं? तो वो वैलीज से गुजरती हैं, वो घाटियों से गुजरती हैं और चट्टानी इलाकों को अवॉइड करती हैं। और तीसरा, कि जो इंपॉर्टेंट रोड्स थी, जो महत्वपूर्ण रास्ते थे, वो टेम्पल गेटवे से होकर के निकलते थे और उनके दोनों तरफ बाजार्स लगते थे। अब वाटर रिसोर्सेज की चर्चा हो गई, तो अब हम देखेंगे कि अर्बन कोर वो क्या थी और वहां क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। आपको मैंने बताया था कि इसी टॉपिक के स्टार्टिंग में एक मैप दी गई है जिसको आप ध्यान से देखिए। सेक्रेड सेंटर, अर्बन कोर और रॉयल सेंटर, इन 3 क्षेत्रों में पूरे विजयनगर एम्पायर को बांटा जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि अर्बन कोर है क्या। There is little archaeological evidence of houses of ordinary people along the roads leading into urban core. यानी अर्बन कोर की तरफ जो रोड जा रही है उसकी तरफ ऑर्डिनरी पीपल के हाउसेज होंगे, ऐसा एविडेंस हमारे पास बहुत कम अवेलेबल है। एविडेंसेस में हमें क्या क्या मिलती हैं? तो फाइन चाइनीज पोर्केलेन वाज फाउंड इन सम एरियाज एंड नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ अर्बन कोर। ये जो अर्बन कोर हैं इनकी कुछ हिस्सों में हमें चाइनीज पोर्केलेन यानी कि चीनी मिट्टी के बने सामान मिलते हैं और ज्यादातर उनका कंसंट्रेशन किधर है? तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द अर्बन कोर। इस अर्बन कोर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे इनका कंसंट्रेशन अधिक है। एंड इट सजेस्ट दैट दीज एरियाज में हैव बीन ऑक्युपाइड बाय रिच ट्रेडर्स। चूंकि चीनी मिट्टी की बनी चीजें हमें वहां से मिल रही हैं, तो इससे हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं कि ये जो रीजन होगी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वाली, इट मे हैव बीन ऑक्युपाइड बाय रिच ट्रेडर्स। जो समृद्ध व्यापारी होंगे शायद वो वहां रहते होंगे। एंड दिस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर और दिस एरिया हैड आल्सो मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, यानी कि इस क्षेत्र में मुसलमानों के रेसिडेंशियल क्वार्टर होते होंगे, क्योंकि वहां से हमें मॉस्क भी मिली है, टॉम्स भी मिली है। And these tombs or mosque architecture resembles मंडप्स found in temples of हम्पी। हम्पी के मंदिरों में जो मंडप पाया जाता है, कुछ उसी प्रकार की वास्तुकला, उसी प्रकार की आर्किटेक्चर यहाँ के टॉम्स और मॉस्क में भी देखने को मिलती है। टॉम्स का मतलब क्या है? दरगाह। तो दरगाह और मस्जिद दोनों के आर्किटेक्चर मंडप के आर्किटेक्चर से मेल खाते हैं। यहां आपका इमेज बुक में दिया गया है जिसको आप जरूर देख लीजिएगा। एक ऐसी मॉस्क जो मंडप की जैसी दिखती है, देखने से लगता ही नहीं है
कि वो मॉस्क होगी। एंड बारबोसा, हु वाज अ पोर्टुगीज ट्रेवलर इन 16th century, he described the houses of ordinary people। 1 मार्क्स में यहां से भी सवाल आता है कि ऑर्डिनरी पीपल के हाउसेज को किसने डिस्क्राइब किया है। तो चूंकि अब्दुल रजाक समरकंडी का जिक्र बहुत ज्यादा बार हुआ है, तो बच्चे उसमें अब्दुल रजाक समरकंडी के ऑप्शन को सही लगा करके आते हैं, जो कि गलत है। एक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम बारबोसा था, उसने ऑर्डिनरी पीपल के हाउसेज को डिस्क्राइब किया है। वो क्या डिस्क्राइब करते हैं? दैट दे हैड थैस्ड हाउसेज, यानी घास फूस के मकान हैं। बट दीज हाउसेज वर वेल बिल्ट, इन घरों को अच्छे तरीके से बनाया गया है। दीज हाउसेज वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, लोगों का जो व्यवसाय है उसके अकॉर्डिंग इसकी अरेंजमेंट करी गई है, यानी एक व्यवसाय के लोग एक तरफ रहते हैं। एंड देयर आर मेनी ओपन प्लेसेज विद इन द एरिया वेयर ऑर्डिनरी पीपल लिव्ड, यानी जहां सामान्य लोग रहा करते थे उस जगह पे बहुत सारे एरियाज को ऐसे ही ओपन खाली छोड़ा गया है। न्यूमरस श्राइन्स एंड स्मॉल टेम्पल्स इज फाउंड इन एंटायर एरिया ऑफ दिस अर्बन कोर विच सजेस्ट प्रेवलेंस ऑफ वैरायटी ऑफ कल्ट्स। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी हमें मिलते हैं इस पूरे एरिया से, और आपने अभी देखा कि वहां पे मॉस्क भी मिलती है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वहां पे वैरायटी ऑफ कल्ट्स हुआ करती थी, यानी सिस्टम ऑफ वर्शिप उसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी होती होगी, तभी तो इतने प्रकार के टेम्पल्स और मॉस्क मिल रहे हैं हमें। वेल्स, रेन वाटर टैंक्स एंड टेम्पल टैंक्स, दीज सर्व्ड एज सोर्स ऑफ वाटर टू ऑर्डिनरी पीपल। इस अर्बन कोर में रहने वाले लोगों के लिए पानी के साधन क्या क्या है? तो वेल्स यानी कुएं हैं, रेन वाटर टैंक्स जैसा कि आपने एक देखा था कि वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए टैंक बनाई जाती है, तो वैसे टैंक्स ऑर्डिनरी पीपल के लिए वाटर के एक इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में काम करती हैं। एज वेल एज टेम्पल्स ऑल्सो हैड सेपरेट टैंक्स, उन टैंक से भी लोग पानी लिया करते हैं। तो अर्बन कोर क्या थी ये आपका क्लियर हो गया। अर्बन कोर में जो लोग रहते हैं वो कौन रहते हैं? तो रिच ट्रेडर्स एज वेल एज मुस्लिम्स रहते हैं। तो यहां से जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके तैयार हो रहे हैं उन सबको सेपरेटली आप तैयार करोगे। जैसे क्या एविडेंस शो करता है कि रिच ट्रेडर्स वहां रहते होंगे? तो चाइनीज पोर्टलेन हमें मिली है। क्या एविडेंस है कि मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर्स भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे होंगे? तो वहां से हमें टॉम्स और मॉस्क मिलते हैं। बारबोसा ने वहां के ऑर्डिनरी पीपल के हाउसेज को कैसा एक्सप्लेन किया है? तो वो पॉइंट आप तैयार कर लीजिए। और वहां पे वैरायटी ऑफ कल्ट्स की प्रिवलेंस होगी, ये कैसे पता चलता है? तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे श्राइन्स और टेम्पल्स वहां से मिलते हैं। जब आप सेपरेटली इनको तैयार करोगे तो जैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम द रॉयल सेंटर की। अभी हमने अर्बन कोर को देखा, अब रॉयल सेंटर क्या थी, वहां क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमें मिल रहे हैं उसको देखते हैं। रॉयल सेंटर इज लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। ये जो पूरी विजयनगर एम्पायर की सेटलमेंट थी उसके साउथ वेस्टर्न पार्ट में रॉयल सेंटर लोकेटेड थी। मैंने आपको बार बार बोला है कि उस मैप को जो आपके थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है उस मैप को आप ढंग से याद रख लीजिए। ये सारे पॉइंट्स आपके अपने आप तैयार हो जाएंगे कि कौन सा सेंटर, कौन सा कोर कहां पे लोकेटेड थी। तो रॉयल सेंटर कहां लोकेटेड थी? तो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट में। एंड इट इंक्लूडेड ओवर 60 टेम्पल्स, यहां पे लगभग 60 हमें मंदिर मिलते हैं। एंड 30 बिल्डिंग्स वर आइडेंटिफाइड एज पैलेसेस, 30 ऐसी वहां पे बिल्डिंग्स, वैसी वहां पे इमारतें मिलती हैं जिनको पैलेसेस कहा जाता है, जिसको महल कहा जाता है। ऐसा क्या है उनमें चेंजेस कि कुछ स्ट्रक्चर्स को टेम्पल कह दिया गया, कुछ को पैलेसेस कह दिया गया। तो दीज पैलेसेस, दीज स्ट्रक्चर्स वर रिलेटिवली लार्जर देन द टेम्पल्स। ये जो पैलेसेस, ये जो महल थे, ये टेम्पल्स के कंपैरिजन में बड़े थे, लार्ज थे। एंड दे डू नॉट सीम टू हैव बीन एसोसिएटेड विथ रिचुअल फंक्शंस। इन स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उनको रिचुअल फंक्शंस के लिए यूज नहीं किया जाता होगा, उनको अनुष्ठानिक कार्य के लिए यूज नहीं किया जाता होगा। एंड द डिफरेंस बिटवीन टेम्पल्स
एंड दीज स्ट्रक्चर्स विच वेयर क्लासिफाइड एज पैलेसेस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इंटायरली ऑफ मशीनरी, यानी टेम्पल्स का जो निर्माण है वह पूरी तरीके से चिनाई पर आधारित है, मैसनरी वर्क है, यानी उनका कंस्ट्रक्शन पक्का कंस्ट्रक्शन है। वाइल सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सेकुलर बिल्डिंग्स वर मेड विथ पेरिसेबल मटेरियल्स, यानी ये जो पैलेसेस हैं, ये जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, जो मंदिर नहीं है, उनका निर्माण पेरिसेबल मटेरियल्स से किया गया है, ऐसे मटेरियल से किया गया है जो नश्वर हैं। तो रॉयल सेंटर में क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं ये हमने देखी। टेम्पल्स भी पाए जा रहे हैं और पैलेसेस भी पाई जा रही हैं। अब रॉयल सेंटर में पाई जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का जिक्र होगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है महानवमी डिब्बा। तो महानवमी डिब्बा में हम किंग्स पैलेस को देखेंगे, ऑडियंस हॉल को देखेंगे और तब देखेंगे हम महानवमी डिब्बा को। तो जानते हैं कि किंग्स पैलेस क्या थी। The King's Palace was the largest structure, but there is no definitive evidence of being royal residence. यानी किंग्स पैलेस जो है वो वहां की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ी संरचना है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसे साक्ष्य मौजूद नहीं है, कोई ऐसी एविडेंसेस नहीं है जो ये कह सके कि वो एक रॉयल रेसिडेंस होगी, वहां पे शाही परिवार रहा करती होंगी। And two most impressive platforms of King Palace were Audience Hall and Mahanawmi डिब्बा। जिस स्ट्रक्चर को किंग्स पैलेस कह दिया गया वहां पे दो प्लेटफॉर्म्स थी। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में एक का नाम दिया गया ऑडियंस हॉल और दूसरे का नाम था महानवमी डिब्बा। एंड द इंटायर कॉम्प्लेक्स वाज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल्स एंड देयर वेयर स्ट्रीट्स बिटवीन देम। यानी ये जो किंग्स पैलेस है इसको दोहरे दीवारों से घेरा गया था और उन दोनों के बीच में स्ट्रीट्स, गलियां थी। यानी किंग्स पैलेस की सिक्योरिटी काफी बेहतरीन थी, उनका फोर्टिफिकेशन बहुत ही बेहतरीन था और सिक्योर था। और कैसी बिल्डिंग्स की फोर्टिफिकेशन इतनी तगड़ी होगी? ऑब्वियसली वो किंग का पैलेस होगा। इस वजह से इसको कहा गया है कि ये किंग्स पैलेस थी। तो यहां के जो दो इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स थे उनमें एक थी ऑडियंस हॉल। तो ये ऑडियंस हॉल क्या है ये देखिए। इट इज अ हाई प्लेटफॉर्म विथ स्लॉट्स फॉर वुडन पिलर्स एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल्स। ये एक ऊंची प्लेटफॉर्म थी जिसमें वुडन पिलर्स के स्लॉट्स बने हुए थे और ये जो पिलर्स थे ये काफी क्लोज और रेगुलर इंटरवल पे थे। एंड इट हैड स्टेयरकेस गोइंग अप टू सेकेंड फ्लोर। हमें वहां से सीढ़ियों के भी एविडेंसेस मिले हैं जो ये दिखाता है कि सेकेंड फ्लोर में जाने का वो रास्ता होगा। एंड दीज पिलर्स आर क्लोजली स्पेस्ड एंड दैट्स व्हाई देयर वाज वेरी लिटिल स्पेस व्हिच वाज फ्री, सो इट इज नॉट क्लियर दैट व्हाई इट वाज यूज्ड। अब आप देख सकते हैं कि ये पिलर्स इतने क्लोज हैं कि उनके बीच में बहुत कम ही स्पेस है जो खाली है। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्लियर नहीं हो पाता कि आखिर ऑडियंस हॉल का क्या यूज होता होगा, उसे क्यों इस्तेमाल में लाया जाता होगा। दूसरी तरफ महानवमी डिब्बा थी। इट वॉज लोकेटेड ऑन हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी। इस पूरे विजयनगर शहर में सबसे ऊंचे स्थान पे महानवमी डिब्बा को लोकेट किया गया या बनाया गया था। इट वॉज अ मैसिव प्लेटफॉर्म with area of 11,000 square feet and a height of 40 feet। ये एक काफी विशाल प्लेटफॉर्म थी। कैसे? तो इसका बेस देखिए, 11,000 स्क्वायर फीट एरिया में इसका पूरा का पूरा बेस था और इसकी ऊंचाई 40 फीट की थी। एंड वी हैव एविडेंस दैट इट सपोर्टेड अ वुडन स्ट्रक्चर। हमारे पास ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं जो ये दिखाती हैं कि इस महानवमी डिब्बा के ऊपर कोई ना कोई वुडन स्ट्रक्चर, लकड़ी की बनाई गई संरचना होती होगी। द बेस वॉज कवर्ड विथ रिलीफ कार्विंग्स, यानी इस महानवमी डिब्बा की जो बेस थी उस पर नक्काशी करी गई थी, उस पर कार्विंग्स करी गई थी। एंड रिचुअल्स एसोसिएटेड विथ महानवमी, दशहरा और दुर्गा पूजा, ये रिचुअल्स वहां पे किए जाते होंगे, ऐसा एविडेंस हमें उन कार्विंग्स से
मिलती है। एंड ऑन दैट ओकेजन, ऑन द ओकेजन ऑफ महानवमी और दशहरा, विजयनगर किंग्स डिस्प्लेड देयर प्रेस्टीज, पावर एंड सुजरेंटी। यानी इस ओकेजन पे, इस दशहरा के मौके पे जो विजयनगर के राजा हैं वो अपने रुतबे को, अपने प्रेस्टीज को, अपनी ताकत को और अपने अधिराज्य को दिखाते होंगे, डिस्प्ले करते होंगे। तो महानवमी डिब्बा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट चल रहा है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे है। दूसरा कि इसके बेस की एरिया 11,000 स्क्वायर फीट है और इसकी हाइट 40 फीट है। हमारे पास ऐसे भी एविडेंसेस हैं जो ये कहते हैं, जो ये सजेस्ट करते हैं कि वुडन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती होगी महानवमी डिब्बा। इसका जो बेस है, इसके बेस में रिलीफ कार्विंग्स करी गई हैं, नक्काशी करी गई है और उस कार्विंग्स में यह दिखाया गया है कि महानवमी या दशहरा से एसोसिएटेड जो रिचुअल्स होती होंगी उनको वहां पे प्रैक्टिस किया जाता होगा। विजयनगर किंग्स अपने प्रेस्टीज, पावर और सुजरेंटी को महानवमी के अवसर पर डिस्प्ले करते होंगे इसी महानवमी डिब्बा के आसपास। अब अलग से इसमें पॉइंट आता है दैट सेरेमनीज विच वेर परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ महानवमी। क्या क्या वहां पे सेरेमनीज परफॉर्म करी जाती थी, क्या क्या समारोह महानवमी के मौके पे, महानवमी डिब्बे किया जाता होगा, ये देखते हैं। पहला है वर्शिप ऑफ इमेज, स्टेट हॉर्स एंड सैक्रिफाइस ऑफ बुफेलोज और अदर एनिमल्स। मतलब महानवमी डिब्बा पे महानवमी के मौके पर क्या हो रहा है, तो इमेजेस की पूजा हो रही है, जो राज्य के घोड़े हैं उनकी पूजा हो रही है, अलॉन्ग विद दैट बुफेलोज या दूसरे एनिमल्स की बलि चढ़ाई जा रही है, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करी जा रही है। डांस, रेसलिंग मैच, प्रोसेशंस ऑफ कैपेरिजन्ड हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड सोल्जर्स। वहां पे दूसरे जो समारोह हो रहे हैं वो क्या क्या है, तो वहां पे नृत्य, डांस का प्रोग्राम चल रहा है, रेसलिंग मैचेज हुआ करती थी, वहां पर साज लगे घोड़े, एलिफेंट्स, चैरियट्स, इनके प्रोसेशंस, इनके जुलूस निकाले जाते होंगे। एंड ऑन द लास्ट डे किंग इंस्पेक्टेड द आर्मी इन एन ओपन फील्ड। एक खुले मैदान में राजा अपने आर्मी की इंस्पेक्शन भी करता है ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट ओकेजन। नायक, दे ब्रॉट गिफ्ट्स एज वेल एज स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूट। इस मौके पर जो नायक हैं, जिनको अलग अलग राज्य रूल करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए दिया गया है, वो अपने साथ गिफ्ट्स लेकर के आते हैं, एज वेल एज जो फिक्स्ड ट्रिब्यूट थी, राजा के द्वारा जो ट्रिब्यूट निर्धारित करी गई थी, उनको भी वो लेकर के आया करते हैं। एंड स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द स्पेस वाज नॉट एडिक्वेट फॉर इलेबोरेट प्रोसेशंस, सो like other structures it also remains an enigma और a puzzle। स्कॉलर्स का मानना है कि इस महानवमी डिब्बा के आसपास इतने सारे सेरेमनीज हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका स्पेस इतना एडिक्वेट, इतना पर्याप्त नहीं है कि इतने इलेबोरेट प्रोसेशंस को कंडक्ट कराया जा सके। इसलिए विजयनगर एम्पायर के जो बाकी स्ट्रक्चर्स जिस तरीके से हमारे लिए पजल हैं, इनिग्मा है, एक पहेली है, तो वैसे ही महानवमी डिब्बा भी हमारे लिए एक पहेली है। हमें नहीं पता कि महानवमी डिब्बा को क्यों इस्तेमाल में लाया जाता हो। तो दो स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा जो कि किंग्स पैलेस में थी। कुछ दूसरी बिल्डिंग्स भी थी रॉयल सेंटर में। वो दूसरी बिल्डिंग कौन कौन थी, तो पहली थी लोटस महल और दूसरी थी हजार राम टेम्पल। इन दोनों को भी हम देख लेते हैं। लोटस महल, इट वॉज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग, सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक लोटस महल थी। इट वॉज नेम्ड बाय ब्रिटिश ट्रेवलर्स इन 19th सेंचुरी। ध्यान में रखिएगा कि 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश ट्रेवलर्स यहां आते हैं, उन्होंने इसके स्ट्रक्चर को देख करके इसका नाम रख दिया लोटस महल। और जैसा कि बाकी सारे स्ट्रक्चर्स में हो रहा है कि हमें नहीं पता कि वो इस्तेमाल में कैसे लाए जाते होंगे, सिमिलरली वी आर नॉट श्योर अबाउट लोटस महल ऑल्सो, दैट व्हाई इट वाज यूज्ड, बट मैप ड्रॉन बाय मैकेंजी shows or suggest that it may have been a council chamber, a place where king met his advisors। लेकिन मैकेंजी ने जो मैप ड्रॉ किया है
इससे हमें पता चलता है कि ये एक काउंसिल चैम्बर होगी जहां पे राजा अपने सलाहकारों से, अपने एडवाइजर से मिला करता होगा। तो लोटस महल के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास? तो सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग है ये रॉयल सेंटर की। इसका नाम ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने रखा है। वी आर नॉट श्योर दैट व्हाई इट वाज यूज्ड। एंड लास्ट में आप ये मेंशन करोगे कि मैकेंजी ने जो मैप ड्रॉ किया है, इससे हमें पता चलता है कि ये एक काउंसिल चैम्बर होगी जहां पे राजा अपने एडवाइजर से मिलता होगा। अब दूसरा है हजार राम टेम्पल। इट वॉज एन स्पेक्टेकुलर टेम्पल इन द रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर की ये काफी शानदार एक मंदिर थी। एंड इट वॉज यूज ओनली बाई किंग एंड फैमिली। उसके लोकेशन से हमें ऐसा लगता है कि ये राजा या उनके परिवार के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के द्वारा इस टेम्पल का यूज किया जाता होगा। द इमेज इन द सेंट्रल श्राइन इज मिसिंग। जो सेंट्रल श्राइन है, जो मुख्य मंदिर है, उसकी जो मुख्य इमेज है दैट इज मिसिंग, वो अभी नहीं है। बट स्कल्प्टेड पैनल्स ऑन द वॉल सर्वाइव। इस मंदिर के दीवारों पे जो स्कल्प्टिंग करी गई है, जो नक्काशी करी गई है, जो मूर्ति कला की गई है, वो अभी भी सर्वाइव करती है। एंड इट इंक्लूडेड सीन्स फ्रॉम रामायण विच वॉज स्कल्प्टेड ऑन इनर वॉल ऑफ द श्राइन। रामायण से एसोसिएटेड कुछ सीन्स को वहां पे बनाया गया है, वहां पे उनकी मूर्तियों को बनवाया गया है। इसी वजह से इसका नाम भी हजार राम टेम्पल रख दिया गया। तो रॉयल सेंटर आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। और रॉयल सेंटर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने देखा है? तो सबसे पहला इसका लोकेशन, इसके टेम्पल्स और इसके जो स्ट्रक्चर्स थे, उसमें हमने किंग्स पैलेस को देखा। किंग्स पैलेस में ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा को पढ़ा और अदर बिल्डिंग्स में लोटस महल और हजार राम टेम्पल को पढ़ा। तो अर्बन कोर और रॉयल सेंटर, इन दोनों को पढ़ने के बाद हम विजयनगर के तीसरे सेंटर द सेक्रेड सेंटर को देखेंगे। और सेक्रेड सेंटर में सबसे पहला पॉइंट आएगा चूजिंग कैपिटल। तो चूजिंग कैपिटल में एक्चुअल में हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। पहला पॉइंट होगा कि जो कैपिटल चुनी गई, वो कैपिटल क्यों चुनी गई, वाई दैट प्लेस वॉज चूजन एज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो होगा कि विजयनगर के रूलर्स हाउ दे एसोसिएटेड देमसेल्फ विद द डिवाइन। यानी विजयनगर के राजा ने, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को परमात्मा से, डिवाइन से कैसे जोड़ा। और तीसरा पॉइंट हम देखेंगे दैट व्हाई रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर इनकरेज्ड टेम्पल बिल्डिंग। यानी आपका यहां 3 पॉइंट चलेगा एक ही टॉपिक, कैपिटल एंड गॉड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई दिस कैपिटल वाज चूजन। द कैपिटल वाज लोकेटेड इन द हिली एरिया इन द नॉर्दर्न एंड ऑफ द सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर नॉर्दर्न एंड में जो शहर थी, उसी को कैपिटल के रूप में चुना जाता है। आखिर इस हिली रीजन को ही कैपिटल क्यों बनाया गया? क्योंकि कुछ ट्रेडिशंस चला करती थीं, कुछ मान्यताएं थीं, जिन मान्यताओं के कारण इसको चुना जा रहा है। एक स्थानीय मान्यता यह थी कि द हिल शेल्टर्ड मंकी किंगडम ऑफ बाली एंड सुग्रीव। रामायण में आपने देखा है कि बाली और सुग्रीव ये दोनों किसी पहाड़ी क्षेत्र में अपने मंकी किंगडम को इस्टेब्लिश करते हैं। तो यह मान्यता है कि बाली और सुग्रीव की जो मंकी किंगडम थी, ये इसी हिली रीजन में थी। तो एक पॉइंट आ गया कि बाली और सुग्रीव के मंकी किंगडम यहां थे, एंड सिंस इट इज एसोसिएटेड विथ रामायण, दैट्स व्हाई विजयनगर रूलर्स चूज दैट एरिया, दैट हिली एरिया एज देयर कैपिटल। दूसरी मान्यता यह थी दैट पंपा देवी डिड पिनेंस इन दीज हिल्स टू मैरी विरूपक्ष। सबसे पहले समझते हैं कि विरूपक्ष थे कौन। तो विरूपक्ष वॉज गार्जियन डेटी ऑफ द किंगडम एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ शिवा। विरूपक्ष शिव के ही एक रूप हैं और विजयनगर एम्पायर के एक गार्जियन डेटी हैं, एक संरक्षक देवता है। तो दूसरी मान्यता यह कहती है कि जो लोकल गॉडेस पंपा देवी हैं, उन्होंने इन्हीं पहाड़ियों में विरूपक्ष से विवाह करने के लिए
तपस्या करी थी, पिनेंस करी थी। तो इस प्लेस का एसोसिएशन वहां के लोकल गॉडेस से भी हो गया और वहां के गार्जियन डेटी विरूपक्ष से भी हो गया। तो इस वजह से विजयनगर रूलर्स ने इस हिली रीजन को अपने कैपिटल के रूप में चुना। एंड थर्ड पॉइंट इज जैन टेम्पल ऑफ प्री विजयनगर पीरियड्स हैव बीन फाउंड देयर। यानी विजयनगर साम्राज्य के बनने से पहले वहां जैन मंदिर हुआ करते थे। तो चूंकि ये जैन टेम्पल से भी एसोसिएटेड है, इस वजह से इसको कैपिटल चुना गया होगा। तो वाई दैट हिली रीजन सेलेक्टेड एज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, इसके ऊपर आपके 3 पॉइंट्स आ गए और तीनों टेम्पल या रिलीजन से एसोसिएटेड है। तो इस तरीके से आप उसका आंसर कर देंगे। अब इस टॉपिक में दूसरा पॉइंट है दैट रूलर्स इनकरेज टेम्पल बिल्डिंग। रूलर्स टेम्पल बिल्डिंग को इनकरेज करते हैं, यानी जो शासक हैं वो मंदिर निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो पहला पॉइंट आप यही दोगे, टू एसोसिएट देमसेल्फ विद द डिवाइन। अपने आप को वो परमात्मा से जोड़ रहे हैं, इस वजह से उन्होंने टेम्पल बिल्डिंग को इनकरेज किया, उसको प्रोत्साहित किया। कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्पल्स वाज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ विनिंग सपोर्ट ऑफ द पीपल। दूसरा पॉइंट यही होगा कि मंदिरों का निर्माण करके, उनकी मरम्मत करके और उनकी देख रेख करके वो लोगों का सपोर्ट, लोगों का समर्थन जीतना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन को इनकरेज किया। तीसरा पॉइंट, इसी पॉइंट में से आप निकालोगे दैट इट वाज रिकॉग्निशन ऑफ पावर एंड वेल्थ ऑफ द रूलर्स। टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करना अपने आप में शक्ति का प्रदर्शन था, वेल्थ का प्रदर्शन था। दैट्स वाई these rulers tried to showcase their power and wealth by constructing temples। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया। और चौथा पॉइंट आप यहां से दोगे that विजयनगर रूलर्स they accepted the earlier traditions, innovated and developed those। आपने पढ़ा था पिछले क्लास में कि जिस रीजन में विजयनगर रूलर्स रूल कर रहे हैं, उसी क्षेत्र पे चोल रूलर्स और होयसाल रूलर्स रूल किया करते थे और उनके द्वारा टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता था, लाइक चिन्ना केशव टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल। ये सारे टेम्पल्स का निर्माण अर्लियर रूलर्स ने करी थी। तो विजयनगर रूलर्स उन्हीं ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो जाना है दैट विजयनगर रूलर्स दे ट्राइड टू कैरी फॉरवर्ड द अर्लियर ट्रेडिशंस ऑफ टेम्पल बिल्डिंग एंड दैट्स व्हाई दे इनकरेज टेम्पल बिल्डिंग। अब तीसरा और आखिरी पॉइंट देखते हैं दैट हाउ दे एसोसिएटेड देमसेल्फ विद द डिवाइन। अपने आप को उन्होंने परमात्मा से कैसे एसोसिएट किया या जोड़ा। तो इसमें आप पहला पॉइंट यही देंगे दैट कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्पल्स वाज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ विनिंग सपोर्ट। इंट्रोडक्शन में आप बता रहे हो कि मंदिरों का निर्माण, उनकी मरम्मत, उनकी देखरेख, इससे राजा लोगों के सपोर्ट को जीतना चाहता है, इसलिए दे ट्राइड टू एसोसिएट देमसेल्फ विद द डिवाइन एज वेल एज दे क्लेम टू रूल ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड विरूपक्ष। विरूपक्ष के बारे में आपने पढ़ा है दैट विरूपक्ष वाज गार्जियन डेटी ऑफ द किंगडम। तो विजयनगर रूलर्स ये दावा करते हैं कि वो गॉड विरूपक्ष के बिहाफ में रूल कर रहे हैं। और ऐसा हमें कहां से पता चलती है? द रॉयल ऑर्डर्स वर साइंड श्री विरूपक्ष इन कन्नड़। जो भी रॉयल ऑर्डर्स हैं, जो भी शाही फरमान हैं, उसके ऊपर सबसे पहले कन्नड़ भाषा में श्री विरूपक्ष साइन होती थी और तब उन रॉयल ऑर्डर्स को जारी किया जाता था, जो ये दिखाता है कि वो गॉड विरूपक्ष के बिहाफ में रूल कर रहे थे। यानी जो भी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं ये एक्चुअल में विरूपक्ष के ऑर्डर्स हैं। और किंग क्या है? किंग मात्र एक जरिया है जिसके थ्रू वो ऑर्डर को पास कराया जा रहा है। मोर ओवर दे यूज द टाइटल हिंदू सुराना टू इंडिकेट क्लोज लिंक विद द गॉड। ये सूरत राना क्या है? तो सूरत राना अरेबिक टर्म सुल्तान का संस्कृत शब्द है और इसका मतलब हो गया हिंदू सुल्तान। राजा अपने आप को हिंदू सुल्तान बताते हैं, अपने आप को हिंदू सूरत राना बताते हैं, ताकि वो हिंदू धर्म से अपने आप को एसोसिएट कर सकें
परमात्मा से अपने क्लोज लिंक को इंडिकेट कर सकें, दिखा सकें। एंड फाइनली रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर वाज आल्सो डिस्प्लेड इन टेम्पल्स, यानी राजाओं की जो स्कल्पचर है, राजाओं की जो पोर्ट्रेट है, राजाओं की जो इमेजेस हैं, उनको भी टेम्पल्स में डिस्प्ले कराई जा रही हैं, जो ये दिखाता है दैट किंग ट्राइड टू एसोसिएट देमसेल्फ विद द डिवाइन। तो आपने यहां पर 3 पॉइंट्स क्लियर करे कि कैपिटल को क्यों चुना गया, और कैपिटल को क्यों चुना गया इसमें एक और पॉइंट आप यहां पर ऐड कर लो, दैट चूजिंग द साइट फॉर विजयनगर वाज इंस्पायर्ड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ श्राइन्स ऑफ विरूपक्ष एंड पंपा देवी। यहां पर मैंने कलर कोडिंग भी करी है ताकि आप समझ सको कि कौन से पॉइंट को किधर लिखने का है। तो पहला है कैपिटल को क्यों चुना गया, तो आपके पास येलो कलर के पॉइंट्स हैं। दूसरा है दैट वाई रूलर्स इनकरेज्ड टेम्पल बिल्डिंग, तो वो ब्लू कलर में पॉइंट्स हैं। और तीसरा पॉइंट है हाउ दे एसोसिएटेड देमसेल्फ विद द डिवाइन, तो ये पिंक कलर में पॉइंट्स हैं। आप इस तरीके से इसको तैयार कर लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उसको लिख सकें। अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं, गोपुरम एंड मंडप, जिसमें हम 2 पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, विरूपक्ष टेम्पल एंड विट्ठल टेम्पल। और इन दोनों टेम्पल्स को पढ़ने से पहले हम देखते हैं गोपुरम और मंडप क्या थी। तो न्यू फीचर्स इन टेम्पल आर्किटेक्चर वाज एविडेंट फ्रॉम दिस टाइम पीरियड। इस समय से विजयनगर एम्पायर जब स्टैब्लिश हुई है उसके बाद से टेम्पल के आर्किटेक्चर में कुछ नए फीचर्स, कुछ नई विशेषताएं उनकी देखने को मिलती है। और इन विशेषताओं में क्या क्या चीजें हैं, तो इट इंक्लूडेड स्ट्रक्चर्स ऑफ इमेंस स्केल, विशाल स्तर पे बनाई गई स्ट्रक्चर्स, संरचनाएं हैं। एंड अदर फीचर्स इंक्लूड मंडप या पवेलियंस एंड लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर्स। टेम्पल में ही ये सारी चीजें बनाई जा रही। तो दूसरी फीचर क्या है कि टेम्पल्स में अब मंडप बन रहे हैं या पवेलियंस बन रहे हैं, और इसके साथ साथ लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर्स का भी निर्माण किया जा रहा है। ऐसी कॉरिडोर भी बनाई जा रही है जिसमें पिलर्स लगाए गए हैं। तो विजयनगर के एस्टेब्लिशमेंट के बाद से टेम्पल आर्किटेक्चर में कौन कौन सी नई फीचर्स देखने को मिलती हैं, तो आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए। पहला हो गया कि इमेंस स्केल के बने स्ट्रक्चर्स, दूसरा हो गया टेम्पल में मंडप और पवेलियन का बनना, और तीसरा हो गया कि लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर्स का बनना। ये सब न्यू फीचर्स हैं इन द टेम्पल आर्किटेक्चर। और एक सेपरेट पॉइंट हम देखते हैं, राय या रॉयल गोपुरम। गोपुरम का मतलब गेटवे ही है, इसलिए 1 मार्क्स में यदि पूछा जाता है कि गोपुरम क्या है, तो दीज वेयर गेटवेज। तो जो रॉयल गोपुरम है उसके बारे में हम 3 पॉइंट यहां पर पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि रॉयल गोपुरम क्या थी, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो पहला पॉइंट आप देंगे दैट गोपुरम्स वेयर गेटवेज विच अलाउड एक्सेस टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो गोपुरम क्या है ये पहले पॉइंट में दे देंगे। फिर बताएंगे दैट राय गोपुरम और रॉयल गोपुरम ड्वार्फ द टावर्स ऑन द सेंट्रल श्राइन। मंदिर में जो मुख्य मंदिर है उसके टावर्स को वो ड्वार्फ कर देती है, उसके टावर्स को वो बौना बना देती। यानी ये गोपुरम इतने ह्यूज होते हैं कि जो सेंट्रल श्राइन की जो टावर है वह उसके सामने काफी छोटी दिखती है। दिस गोपुरम ऑल्सो सिग्नल्ड द प्रेजेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम डिस्टेंस। ये गोपुरम इतने इमेंस स्केल पे इतने ह्यूज बनाए जाते हैं कि दूर से ही देख करके पता चल जाएगा कि वहां कोई मंदिर होगी। दैट्स वाई रॉयल गोपुरम सिग्नल्ड द प्रेजेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम डिस्टेंस। एंड थर्ड, इट वॉज रिमाइंडर ऑफ पावर ऑफ द किंग। इतने ह्यूज लेवल पे बनाई गई गेटवेज या गोपुरम्स ये राजा की शक्ति को भी प्रदर्शित करती है। वो दिखाती है कि राजा पावरफुल होगा, तभी तो उसने इतने मास लेवल पे लेबर को एक्युमुलेट करके इन गेटवेज का निर्माण करवाया है। यानी कहीं ना कहीं राजा की शक्ति को भी प्रदर्शित करती थी ये गोपुरम। तो गोपुरम एंड मंडप, इसमें हम न्यू फीचर्स इन टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़े और रॉयल गोपुरम को पढ़े। इन दोनों को आप बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए, 3 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं विरूपक्ष टेम्पल। विरूपक्ष
आपने इनके बारे में पढ़ा है दैट ये शिव के फॉर्म हैं, ये शिव के ही एक रूप हैं और इनको गार्जियन डेटी ऑफ द विजयनगर एम्पायर माना जाता है। तो दिस टेम्पल वॉज बिल्ट ओवर सेंचुरीज। ये जो विरूपक्ष मंदिर है ये कई शताब्दियों में बनी है। यदि देखा जाए इनके अर्लीस्ट श्राइन की, यानी जो सबसे पुरानी मूर्ति है विरूपक्ष टेम्पल में, उसका एविडेंस हमें 9th सेंचुरी से मिलता है। आप जानते हैं कि विजयनगर एम्पायर 1336 में स्टैब्लिश हुई है, यानी विजयनगर एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट 14th सेंचुरी में होती है, जबकि विरूपक्ष टेम्पल इसकी जो अर्लीस्ट श्राइन है वो 9th सेंचुरी की है एंड इट वाज इनलार्ज्ड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। इस विजयनगर एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट के बाद विरूपक्ष टेम्पल को इनलार्ज किया जाता है, इसको बड़े आकार में बनाया जाता है। द हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन वॉज बिल्ट बाई कृष्णदेव राय टू मार्क हिज एसेशन, यानी कृष्णदेव राय जब राजा बने थे उस दिवस को मार्क करने के लिए, उस इवेंट को मार्क करने के लिए उन्होंने विरूपक्ष टेम्पल के मेन श्राइन के बाहर एक हॉल का निर्माण करवाया था। 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉल का निर्माण विरूपक्ष टेम्पल के आगे कृष्णदेव राय के द्वारा क्यों कराई गई थी, टू मार्क हिज एसेशन। और दूसरा कि विरूपक्ष टेम्पल के मेन श्राइन के बाहर जो हॉल है वह किन के द्वारा बनवाई गई थी, तो आंसर याद रखना है कृष्णदेव राय के द्वारा। द ईस्टर्न गोपुरम वॉज ऑल्सो बिल्ट बाई हिम। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि ये गोपुरम है, ये गेटवे है और सेंट्रल श्राइन यहां है। तो कितना इन दोनों में डिफरेंस है ये आप समझ सकते हैं। जो गेटवे है वो मंदिर से कितना ऊंचा है ये भी आप देख सकते हैं। तो ये जो ईस्टर्न गेटवे थी इट वॉज बिल्ट बाई कृष्णदेव राय। दिस गोपुरम वॉज डेकोरेटेड विथ डेलिकेटली कार्व्ड पिलर्स, यानी इस गोपुरम को काफी बारीक नक्काशी वाले जो पिलर्स होते हैं उनसे सजाया गया था। द सेंट्रल श्राइन ऑक्युपाई रिलेटिवली स्मॉल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी ये जो पूरा परिसर है इस परिसर में जो सेंट्रल श्राइन है, जो मेन मंदिर है, वो काफी छोटे हिस्से पे बनी हुई है। यानी मंदिर छोटे हिस्से पे है लेकिन इसमें बाकी सारे कंस्ट्रक्शंस करके, जैसे हॉल बना करके, गोपुरम बना करके इस पूरे कॉम्प्लेक्स को काफी ज्यादा बड़ा बना दिया गया है। तो विरूपक्ष टेम्पल से क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, तो पहला कि इसको कई सेंचुरीज तक बनाया गया, अर्लीस्ट श्राइन इसकी 9th सेंचुरी की है। विजयनगर एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट के बाद इसका इनलार्जमेंट हुआ। इसके बाहर के जो हॉल हैं वो कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाए गए। क्यों कृष्णदेव राय ने उसे बनवाया था, तो मार्क हिज एसेशन, जो राजा बना था उस इवेंट को याद रखने के लिए उन्होंने हॉल बनवाई थी। ईस्टर्न गोपुरम कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया। उस गोपुरम को काफी बारीक नक्काशी किए हुए पिलर से सजाया गया है। और अंत में आप एक्सप्लेन करेंगे कि जो सेंट्रल श्राइन है उसको पूरे कॉम्प्लेक्स का बहुत ही छोटा हिस्सा डेडिकेट किया गया है, बाकी हिस्सों में हॉल हैं, गोपुरम हैं, टैंक्स हैं, ये सारी चीजें। तो विरूपक्ष टेम्पल आपका तैयार हो गया। अब आप देख रहे हैं कि टेम्पल्स में हॉल बनाई जा रही है, तो आखिर इन हॉल्स का क्या यूज था, तो इट वाज यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, यानी हॉल को अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, उपयोग किया गया। इमेजेस ऑफ गॉड्स वर प्लेस्ड टू विटनेस स्पेशल प्रोग्राम्स, यानी जो विशेष कार्यक्रम हुआ करते थे उसके साक्षी बनने के लिए भगवान की अलग अलग प्रतिमाएं, अलग अलग इमेजेस यहां पे स्थापित की गई थी। सम वेर यूज टू सेलिब्रेट मैरिजेज ऑफ डेटीज, यानी कुछ हॉल का इस्तेमाल जो देवता थे उनके विवाह के जश्न को मनाने के लिए यूज किया जाता था। सम वेर मिंट फॉर डेटीज टू स्विंग इन, यानी इसमें कुछ हॉल में देवताओं को झूला झुलाया जाता था। एंड लास्टली स्पेशल इमेजेस which were distinct from those in the shrines were used on these occasions। ये सारे ओकेजन्स पे, चाहे वो स्पेशल प्रोग्राम हो, चाहे उनके मैरिज को सेलिब्रेट किया जा रहा हो, चाहे उन्हें झूला झुलाया जा रहा हो, इन सभी ओकेजन्स पे स्पेशल इमेजेस का प्रयोग होता था। और वो स्पेशल इमेज जो मुख्य मंदिर में इमेज थी उससे अलग रखा गया, उससे डिस्टिंक्ट रखा गया।
तो हॉल्स का क्या इस्तेमाल होता था ये आपका क्लियर हो गया। अब अगला हम देखते हैं विट्ठल टेम्पल। इन विट्ठल टेम्पल द प्रिंसिपल डेइटी इज विट्ठल विच इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु। विट्ठल टेम्पल में जो मुख्य भगवान हैं वो विट्ठल हैं, जो कि विष्णु के एक रूप हैं। आपने अभी विरूपक्ष के बारे में पढ़ा कि विरूपक्ष शिव के एक रूप है, तो विट्ठल विष्णु के एक रूप हैं। एंड विट्ठल इस फॉर्म में इनको महाराष्ट्र में पूजा जाता है। सो विट्ठल इज जनरली वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र। इट टू हैड सेवरल हॉल्स एंड अ यूनिक श्राइन डिजाइन्ड एज चैरियट। इस विट्ठल मंदिर में भी बहुत सारे हॉल्स हैं और एक यूनिक श्राइन बनाई गई है, एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की श्राइन बनाई गई है जिसको रथ के डिजाइन का बनाया गया है। एंड द चैरियट स्ट्रीट्स एक्सटेंडेड फ्रॉम टेम्पल गोपुरम इन अ स्ट्रेट लाइन। इस टेम्पल की जो गोपुरम है वहां से एक स्ट्रेट लाइन में चैरियट स्ट्रीट्स भी बनाई गई हैं, यानी जो गलियां हैं वह भी चैरियट के आकार की बनाई गई हैं, चैरियट के डिजाइन की बनाई गई है, रथों जैसी बनाई गई। दीज स्ट्रीट्स वर पेव्ड विथ स्टोन स्लैब्स एंड लाइंड विथ पिलर्ड पवेलियंस। ये जो गलियां हैं उनकी पेवमेंट स्टोन स्लैब से करी गई है और इन गलियों में पिलर्ड पवेलियंस बनाई गई हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं ये पिलर्ड कॉरिडोर है, पिलर्ड पवेलियन है जो कि विट्ठल टेम्पल की है। एंड ऑन दीज पवेलियंस मर्चेंट्स सेट अप देयर शॉप्स। इस पवेलियन के ऊपर व्यापारियों द्वारा दुकान लगाया जाता था। तो विट्ठल टेम्पल और विरूपक्ष टेम्पल इन दोनों को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहां से 1 मार्क्स के भी बहुत सारे सवाल हैं, 3 मार्क्स के भी हैं और 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं। यदि टेम्पल्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो आपके लिए हजार राम टेम्पल है, विट्ठल टेम्पल है, विरूपक्ष टेम्पल है, चिन्ना केशव टेम्पल है, इतने सारे टेम्पल्स हैं। उन सभी का एक एक दो दो पॉइंट अगर आप मेंशन कर देंगे तो आसानी से आप पूरे टेम्पल के पॉइंट को लिख सकते हैं। अब इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक देखते हैं, प्लॉटिंग पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स। आखिर इतना सारा कुछ हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में पता कैसे चली? तो विजयनगर के पूरे साइट की मैपिंग करी गई है। द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विजयनगर इज एग्जामिन्ड थ्रू फोटोग्राफ्स, प्लान्स, स्ट्रक्चर्स एंड स्कल्पचर्स। इन सभी चीजों के माध्यम से हमें विजयनगर के बारे में पता चलती है। एज वेल एज सर्वे ऑफ मैकेंजी। Those surveys were pieced together from travelers' account and inscriptions. मैकेंजी ने जो सर्वे किया है उस सर्वे को ट्रैवलर्स के अकाउंट से जोड़ा गया, साथ में इंस्क्रिप्शंस जो वहां से मिली हैं उनसे एसोसिएट करके देखा गया और तब जाके वहां की इंफॉर्मेशन निकाली गई। In 20th century, the site is preserved by Archaeological Survey of India and Karnataka Department of Archaeology and Museums. 1 मार्क्स में यहां से पूछा जाता है कि कौन सी सेंचुरी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के द्वारा इस विजयनगर साइट को प्रिजर्व किया गया, इसको संरक्षित किया गया। तो 20th सेंचुरी में। इन 1976, जो कि 20th सेंचुरी में ही आता है, हम्पी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का एक साइट रिकॉग्नाइज कर लिया गया 1976 में। एंड इन 1980s प्रोजेक्ट वाज लॉन्च टू डॉक्यूमेंट रिमेन्स ऑफ विजयनगर। 1980 के दशक में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करी जाती है ताकि विजयनगर के सारे रिमेन्स को, सारे अवशेषों को डॉक्यूमेंट किया जाए, उनको रिकॉर्ड किया जाए और उन्हीं डॉक्यूमेंट से इतना सारा इंफॉर्मेशन हमें विजयनगर के बारे में मिलती है। अब देखिए मैपिंग कैसे करी गई। जो सर्वे किया गया मैकेंजी के द्वारा, वो सर्वे कैसे हुई? द इंटायर एरिया ऑफ विजयनगर was divided into set of 25 squares designated by a letter of alphabet. 1 मार्क्स में यहीं से सवाल पूछ देगा कि पूरे एरिया को कितने स्क्वायर्स में बांटा गया था। तो 25 स्क्वायर्स। और उनको कैसे डिजिग्नेट किया गया, उनका नामकरण कैसे किया गया? तो बाय लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट्स के लेटर्स यूज किए गए। आप देख सकते हैं 25 स्क्वायर्स हैं यहाँ पे।
ABCDE ऐसे करके उन सभी को डेजिग्नेट कर दिया गया। एक स्क्वायर को एक अल्फाबेट से एसोसिएट कर दिया गया। एंड आफ्टर दैट these squares were subdivided into even smaller squares and again further divided into smaller units. आप यहां देख सकते हैं कि एक n नाम की एक स्क्वायर यहां पे है। इसी को थोड़ा सा और जूम करके दोबारा से बनाई गई और इस n को अगेन 25 अलग अलग स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें आप देख सकते हैं n को NA, NB, NC ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगेन उसको डिवाइड किया गया। एंड आफ्टर दैट फिर से उनको एक बार और 25 स्क्वायर में डिवाइड किया गया। जैसे यहां पर NM जो आप देख रहे हैं उसको अगेन थोड़ा सा जूम कर दिया गया और उसमें फिर से डिवीजन करके इंटायर एरिया को रिकॉग्नाइज किया गया, प्लॉटिंग करी गई कि किस लोकेशन पे क्या चीज बनाई गई थी। These detailed surveys are extremely painstaking. आप देख रहे हैं कि ये सारा कुछ कब बनाया जा रहा है और किनके द्वारा बनाया जा रहा है। 20th सेंचुरी में मैकेंजी के द्वारा बनवाया जा रहा है और उस वक्त ऐसी कंप्यूटर तो थी नहीं कि कंप्यूटर में बनाया और उसको जूम कर लिया। उस वक्त सारा टास्क मैनुअली किया गया था, बाय हैंड किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा मेहनत, कितनी ज्यादा मशक्कत इन मैपिंग को करने में हुई होगी। एंड इट हेल्प इन रिकवरी ऑफ ट्रेसेस ऑफ रोड्स, पाथ्स एंड बाजार्स एटसेट्रा। जब इसकी मैपिंग कर ली गई तो हमें क्लियर पता चल गया कि रोड्स कहां थे, रास्ते कहां थे, बाजार कहां लगते थे। ये सारी चीजें हमको इस मैपिंग से पता चल गई। तो यहां से सवाल कैसा पूछेगा? द डिटेल्ड सर्वे डन बाय चार्ल्स मैकेंजी इज एक्सट्रीमली पेनस्टेकिंग, एक्सप्लेन हाउ। तो आप इसमें ये सारे पॉइंट्स मेंशन करोगे जो ऊपर में लिखे गए हैं कि इंटायर एरिया को 25 स्क्वायर के सेट में डिवाइड किया गया, उनको अल्फाबेट, लेटर ऑफ अल्फाबेट से डेजिग्नेट किया गया, उनको फर्दर स्मॉलर स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया और अगेन उनको एसोसिएट कर दिया गया लेटर्स से, लाइक n को फर्दर NA, NB एंड सो ऑन ऐसे डिवाइड किया गया। एंड अगेन दीज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स इन ऑर्डर टू लोकेट रोड्स, पाथ्स एंड बाजार्स। तो ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर दोगे। और लास्ट है क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स। यहां से कोई सवाल नहीं आता है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। दीज डू नॉट टेल अस अबाउट ऑर्डिनरी मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। आप देख रहे हैं कि बाजार कहाँ है, रास्ते कहाँ है, गोपुरम कहाँ है, मंदिर कहाँ है, इन सभी चीजों का पता हमें लग जा रहा है, लेकिन ऑर्डिनरी मेन, वहां के साधारण व्यक्ति कैसे रहते होंगे, इसके बारे में हमें नहीं पता चल रही है। व्हाट दे थॉट अबाउट दीज बिल्डिंग्स, ये इतने इमेंस स्केल पे बनाए गए स्ट्रक्चर्स, ऐसी ऐसी इमारतें बनाई गई, इसके बारे में सामान्य लोग, साधारण लोग क्या सोचते होंगे? वी डू नॉट नो। वेदर दे हैड एक्सेस टू रॉयल सेंटर और सेक्रेट सेंटर, क्या उन्हें रॉयल सेंटर में एंट्री मिलती होगी या सेक्रेट सेंटर में एंट्री मिलती होगी? वी डू नॉट नो। एंड फ्रॉम वेयर द लेबर केम, आप देख रहे हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स इतने बड़े बड़े, इतने विशाल बनाए जा रहे हैं, तो इसमें कितने मास लेवल पे लेबर्स की जरूरत होगी, श्रमिकों की जरूरत होगी। आखिर ये श्रमिक कहां से आते थे? वी डू नॉट नो। व्हाट दे थिंक ऑफ द इंटरप्राइजेस टू विच दे कंट्रीब्यूटेड देयर लेबर, ये जो श्रमिक थे, जहां वो श्रम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े इंटरप्राइजेस, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को वो बना रहे हैं, तो वो खुद उन स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या सोचते थे? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आंसर्स को ढूंढने की तलाश में मिल रहे हैं, जिनका आंसर कर पाना मुश्किल है इन रिमेन्स से, इन एविडेंसेस से, इन सोर्सेज से। तो इस तरीके से जितने लेयर्स को हमने खोला विजयनगर को जानने के लिए, उन सभी लेयर्स से कुछ क्वेश्चंस जनरेट हुए जिनका आंसर ढूंढना मुश्किल है।